हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू मोहन सर की क्लास। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सावित्री टीचर के एक्सीडेंट के बारे में बताया था। तो दोस्तों, आप लोगों की ब्लेसिंग्स और सपोर्ट की वजह से टीचर रिकवर हो रही है। कहते हैं ना दोस्तों कि हर मुसीबत कुछ न कुछ सिखा के जाती है। मुझे तो इसका बहुत ज़्यादा अनुभव है। मैं आपके सपोर्ट और ब्लेसिंग्स के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। और मेरी सफलता के पीछे आप जैसे कई फरिश्तों का हाथ है। तो दोस्तों, टीचर की रिकवरी के साथ साथ मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे जैसे मुझे समय मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपके साथ बना रहने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी की ओर। तो लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि किस तरह से मैंने माँ की बात काटकर कक्षा 8वीं में एडमिशन ले लिया था और गुरु पूर्णिमा के दिन सम्मान दिलवाकर ऊपर वाले ने मुझ पर थोड़ी सी कृपा कर दी थी। लेकिन वह कृपा सिर्फ कुछ समय के लिए ही सीमित थी, क्योंकि मेरा तजुर्बा है कि मैं खुशियों की झोपड़ी बांधने का प्रयास तो करता हूँ, मगर गरीबी और दुखों का बवंडर आकर उसे बेरहमी से उजाड़ देता है। जीवन का हर पल मुझे एक तजुर्बा भी देता है। जीवन का हर पल मुझे एक तजुर्बा भी देता है। दर्द देकर उससे लड़ने का जज्बा भी देता है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला मुसीबत के साथ साथ उससे बाहर निकलने का रास्ता भी बनाता है। जरूरत है तो सिर्फ उस रास्ते को खोज निकालने की। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था। एडमिशन के बाद बड़े भाई, छोटे भाई, पिताजी और मैं, हम 4 बेरोजगार बैठकर खा रहे थे। इसकी चिंता हमें खाए जा रही थी। हमेशा यही चिंता रहती थी कि आगे क्या करे और कैसे करे। कभी मन में आता कि माँ की बात न मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। तभी अचानक एक दिन मेरे दिमाग में बात आई कि जिस हॉस्टल में बड़े भाई रहते थे उसी हॉस्टल में महेंद्र रहता है, जो मेरा चचेरा भाई यानी मेरे दादाजी के भाई का पोता है। उसने भी किसी की पहचान से वहां रहने का इंतजाम किया था। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त मैंने महेंद्र से बात की और हॉस्टल में रहने की इच्छा जताई। दूसरे दिन महेंद्र ने मुझे हॉस्टल के अध्यक्ष से मिलवाया। मैंने उन्हें अपनी परिस्थिति के बारे में बताया, लेकिन आदिवासी हॉस्टल होने की वजह से उन्होंने नकार दिया। मैं निराश मन से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में मुझे रोना आ रहा था, लेकिन किसी तरह से मैं अपने आप को रोकने का प्रयास कर रहा था। कभी अपने आप पर, कभी माँ बाप पर, तो कभी भगवान पर मुझे गुस्सा आ रहा था। वह दिन इसी असमंजस्य में गुजरा कि क्या करूं।
दोस्तों, दूसरे दिन जब मैं विद्यालय गया तब चुपचाप से जाकर मैं अपनी जगह पर बैठ गया। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से सारे विद्यार्थी मुझे पहचानने लगे थे। कुछ विद्यार्थी मुझसे बात करने आए, मगर मैंने तबीयत खराब होने का बहाना कर उनसे बात नहीं की। तभी पहला पीरियड शुरू होता है और क्लास में पुस्तौड़े सर का आगमन होता है। पढ़ाते समय अचानक उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उनकी नज़रों ने मेरी चेहरे की मायूसी को तुरंत पढ़ लिया। उन्होंने तुरंत मुझे सामने बुलाकर पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कुछ नहीं सर कहकर बात टाल दी। जब सर के बार बार पूछने पर भी मेरा वही जवाब मिला, तब उन्होंने जाकर बैठने को कहा। मैं जाकर जगह पर बैठा, लेकिन तभी अचानक एक बात मेरे दिमाग में उम्मीद की किरण लेकर आई कि क्यों ना मैं पुस्तौड़े सर को ही हॉस्टल के अध्यक्ष से बात करने बोलूं, शायद बात बन जाए। इसी उम्मीद से मैं क्लास छूटने का इंतजार करने लगा। जैसे ही क्लास छूटी, मैं तुरंत बाहर आया और पुस्तौड़े सर को हॉस्टल के अध्यक्ष से बात करने का अनुरोध किया। तब सर ने कहा कि मैं बात करके देखता हूँ। दूसरे दिन जब मैं स्कूल पहुंचा, तब उन्होंने कहा कि मैंने अध्यक्ष से बात कर ली है, तुम भी जाकर मिल लेना और कल से अपना सामान लाकर रहना शुरू कर देना। यह खुशखबरी सुनकर मेरे जान में जान आई और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे दिन ही मैं सामान लेकर आया और वहाँ रहने लगा। अब मेरी खाने की समस्या का हल तो निकल चुका था, मगर इतने से बात नहीं बनने वाली थी, क्योंकि अभी भी मुझे स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए पैसों की आवश्यकता थी। माँ से तो पैसों की अपेक्षा नहीं कर सकता था। जैसे तैसे मैंने कुछ पैसों का इंतजाम किया और कापियाँ खरीद ली, लेकिन स्कूल ड्रेस के लिए आखिर माँ के ही पास जाना पड़ा। किसी तरह से उन्होंने इंतजाम करके पैसे दिए। विद्यालय की ओर से मुझे कुछ किताबें मिली थी। बस इन्हीं किताबों के सहारे मैंने आगे की पढ़ाई शुरू की। हॉस्टल में सुबह 5 बजे उठना पड़ता था, थोड़ी देर पढ़ाई करना, उसके बाद कपड़े लेकर गांव के बाहर तालाब पर जाना। गर्मी हो या ठंडी, तालाब के ठंडे पानी से ही नहाया जाता था। तालाब से आने के बाद तुरंत पढ़ाई करने के लिए बैठना। उसके बाद 9:30 बजे खाना खाकर 10:15 या 10:30 को स्कूल के लिए निकलना। 11 से 5 बजे तक स्कूल होती थी। स्कूल से आने के बाद थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद फिर से पढ़ाई में लग जाना। गाँव में शाम के समय जल्दी भोजन किया जाता है, वैसे ही हमारा भी भोजन का समय निश्चित किया गया था। हम 7:30 बजे भोजन करते और थोड़ी देर बाहर टहलने के बाद फिर पढ़ाई में लग जाते थे। हॉस्टल के नियमानुसार रात के 10 बजे से पहले अगर कोई सो जाता तो उसे
अध्यक्ष के द्वारा दंड दिया जाता था, या हम में से ही कोई शरारत कर देता था। अगर कोई सो जाता तो एक दो बच्चे पेन की स्याही से उनकी दाढ़ी मूंछ बना देते थे। सुबह उठने पर सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। कभी कभी जानबूझकर उसे नहीं बताते। हॉस्टल गांव के बीच में होने के कारण जब हम तालाब पर जाते तब उसकी दाढ़ी और मूंछ देखकर गांव के लोग भी हंसते और चिढ़ाते थे। बस यही हमारी रोज की दिनचर्या बन गई थी। पढ़ाई करना, शरारत करना, रविवार के दिन सब मिलकर जंगल में घूमने के लिए जाना। इस तरह से मौज मस्ती में हमारे दिन गुजर रहे थे। तो दोस्तों, यहाँ मेरे हालात में तो सुधार आया था, मगर घर की परिस्थिति किस तरह से परेशान करती थी, यह बताने मैं मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।